आज का मेरा टॉपिक है प्रोस्पेक्ट्स। तो आज की वीडियो में मैं प्रोस्पेक्टस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। मैंने जो भी क्वेश्चंस नोट किए हैं इनके बारे में डिस्कस करूंगी। तो यहाँ ये क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, शॉर्ट नोट में आते हैं पेपर में, व्हाट इज प्रोस्पेक्ट, तो इनके बारे में डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक इंफॉर्मेशन बुकलेट और ऑफर डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पर एक इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो एक प्रोस्पेक्टस इनविटेशन होता है पब्लिक को कि वो किसी कंपनी में अपनी मनी डिपॉजिट करे और उस कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स ले। तो ये इनविटेशन डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है। ये जो इनविटेशन होता है जो एडवर्टाइजमेंट डॉक्यूमेंट एंड नोटिस एंड सर्कुलर की फॉर्म में हो सकता है। प्रोस्पेक्टस को सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 के अंडर डिफाइन किया गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्ट। अब इसको डिस्कस करूंगी। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस को सेक्शन 25 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस होते क्या हैं? जब कोई भी कंपनी पब्लिक को सेल के लिए अपने शेयर्स और डिवेंचर्स अलॉट करने के लिए तैयार होती है, तो जिस डॉक्यूमेंट के जरिए कंपनी अपने शेयर्स और डिवेंचर्स अलॉट करती है, तो वो उस डॉक्यूमेंट को डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेयरिंग वर्ड का मीनिंग होता है कि किसी को डिस्ट्रैक्ट करना इंपॉर्टेंट इशू से। तो रेड हेयरिंग वर्ड का मीनिंग बना है किसी को किसी इंपॉर्टेंट इशू से डिस्ट्रैक्ट करके उसका ध्यान किसी और इंपॉर्टेंट इशू पर ले आना। तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का मीनिंग होता है कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस पर्पज के लिए जो प्रोस्पेक्टस यूज किया जाता है तो उस प्रोस्पेक्टस को रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो अब नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ प्रोस्पेक्टस। जब पब्लिक को इनवाइट नहीं करती अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, बट वो अपनी मनी अरेंज करती है प्राइवेट सोर्सेस से, तब उस कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती। बट उस कंपनी को अपने शेयर्स अलॉट करने से 3 दिन पहले प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर कराना जरूरी होता है। दिस कंपनीज जो कि पब्लिक को इनवाइट नहीं करती अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, उन कंपनीज को एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करना होता है। तो वो जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस को जो इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है, जो इन्फॉर्मेशन वो होती है जो कि शेड्यूल 3 ऑफ एक्ट में दी होती है। तो जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस उन कंपनीज के लिए होता है जो कि पब्लिक को इनवाइट नहीं करती अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, तो इन कंपनीज को ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करना होते हैं। तो इसी ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस को स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट द टॉपिक एंड कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। तो अभी यहाँ तक क्वेश्चंस तो हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अनट्रू स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। तो अब आते हैं अनट्रू स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस के मीनिंग पर। अगर प्रोस्पेक्टस में जो भी इंफॉर्मेशन दी हो वो प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स को लेकर जो इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग हो, जिसके बेस पर जो एक इन्वेस्टर्स होता है वो कंपनी में शेयर्स सब्सक्राइब करता है, कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उस गलत स्टेटमेंट के बेस पर, उस मिसलीडिंग स्टेटमेंट के बेस पर, तो उसे अनट्रू स्टेटमेंट कहा जाता है कि उस प्रोस्पेक्टस में कुछ अनट्रू स्टेटमेंट है। तो अनट्रू स्टेटमेंट का सिर्फ जस्ट यह मीनिंग नहीं होता है कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो प्रोस्पेक्टस में रिटर्न में। इसका यह भी मीनिंग होता है कि जस्ट सम टाइम प्रोस्पेक्टस में किसी फैक्ट को इग्नोर किया गया, प्रोस्पेक्टस में किसी फैक्ट को लिखा ही नहीं गया है, तो वो भी कंसेलमेंट ऑफ द फैक्ट भी अनट्रू स्टेटमेंट में आता है। तो नेक्स्ट अनट्रू स्टेटमेंट जिसमें कंसेलमेंट ऑफ द फैक्ट हो रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स इन प्रोस्पेक्टस में शेयर्स को इशू को लेकर कोई भी फैक्ट की कंसेलमेंट हो, किसी भी फैक्ट को लुकाया गया हो। तो नेक्स्ट परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सच मिसलीडिंग, उस मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर शेयर्स को परचेज करना।
एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इशू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के शेयर्स को इशू को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग हो, मिसलीडिंग मीन कोई भी इंफॉर्मेशन गलत हो। तो अब जो शॉर्ट क्वेश्चन तो हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द लायबिलिटीज फॉर मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस ऑफ ए कंपनी। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट होने के से लायबिलिटीज क्या राइज होती हैं। तो ये मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, इससे जो लायबिलिटीज अराइज होती है, जो अगर हम प्रोस्पेक्टस में कुछ मिसस्टेटमेंट कंटेंट हो तो उससे जो लायबिलिटीज अराइज होती है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो जो मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस है, जो एक फॉल्स एंड जो कि नॉट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है। अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ भी फॉल्स और नॉट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड हो, कंटेंट हो, तो उस इन्फॉर्मेशन को मिस स्टेटमेंट कहा जाता है। तो जो मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस ये एक सीरियस ऑफेंस है जो कि अटेक्ट करता है सेक्शन 34 एंड सेक्शन 35 का। जो सेक्शन 34 है ये इसमें क्रिमिनल लाइबिलिटीज आती है एंड सेक्शन 35 में सिविल लाइबिलिटीज आती है। तो नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे कि क्रिमिनल लाइबिलिटीज अंडर सेक्शन 34 एंड सिविल लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं और क्या होती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगी क्रिमिनल लाइबिलिटी और मिसस्टेटमेंट जो कि सेक्शन 34 के अंडर आती है, इस पर डिस्कस करेंगे। जो प्रोस्पेक्टस जो कि इशू सर्कुलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसमें जो भी स्टेटमेंट इंक्लूड होती है, अगर वो अनट्रू हो, जो फिर कोई भी मिसलीडिंग हुई हो, उस स्टेटमेंट में जो कि ओमिशन या फिर कोई भी मिसलीडिंग हुई हो, तो जो भी पर्सन उस प्रोस्पेक्टस को ऑथराइजेशन देगा, उस प्रोस्पेक्टस के ऑथराइजेशन में इंक्लूड होगा, वो पर्सन लाइबल होगा उस मिसलीडिंग स्टेटमेंट के लिए एज पर प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो नेक्स्ट आते हैं सिविल लाइबिलिटीज फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस सेक्शन 34। अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट हुई उसके लिए सिविल लाइबिलिटीज क्या राइज होंगी। तो लाइबिलिटीज ऑफ पर्सन की क्या लाइबिलिटी होगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 सबसेक्शन 1, where a person has subscribed for the security of a company acting on any statement include or inclusion or omission हो उस मैटर में in the prospect which is misleading as substantially any loss or damage as a consequence। अगर उस प्रोस्पेक्टस में कोई भी इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग हो, उस मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की वजह से जिस पर्सन ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्टर्स को कुछ लॉस हुआ हो, कुछ डैमेज हुआ हो, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए जो पर्सन लाइबल होंगे वो जे होंगे जो डायरेक्टर होगा कंपनी का उस टाइम पर। जब हम प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं उस टाइम पर कंपनी का जो डायरेक्टर होगा वो लाइबल होगा, जो उस प्रोस्पेक्टस को ऑथराइजेशन देगा, ऑथराइज करेगा उस प्रोस्पेक्टस को। सेकंड आता है एज ऑथराइज्ड हिमसेल्फ टू बी नेम्ड एज इज नेम्ड इन द प्रोस्पेक्ट एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर प्रोस्पेक्टस में जिसका नेम होगा और एग्री टू बिकम सच ए डायरेक्टर, और वो एग्री करेगा कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ। थर्ड आते हैं इज प्रमोटर ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं वो लाइबल होंगे। थर्ड एज ऑथराइज द इशू प्रोस्पेक्ट। कंपनी के जो प्रोस्पेक्ट होता है, जो प्रोस्पेक्ट इशू होता है, उस इशू प्रोस्पेक्टस को लेकर जो भी उस प्रोस्पेक्ट को ऑथराइजेशन देगा वो लाइबल होगा। इन द एक्सपर्ट रेफर टू इन सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 26। जो भी एक्सपर्ट्स जो कि सब सेक्शन 5 और सेक्शन 26 में है। तो नेक्स्ट आती है इसकी एक्सेप्शंस। तो इसकी एक्सेप्शंस में वो पर्सन लाइबल नहीं होगा अगर वो प्रूव कर देता है कि, अगर वो डायरेक्टर ये प्रूव कर देता है कि जो प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है वो विदाउट उसके कंसेंट से किया गया है, उस प्रोस्पेक्टस को इशू को लेकर उसने अपनी कंसेंट विड्रॉल कर ली हो और उसकी कंसेंट के बिना ही, उसकी अथॉरिटी के बिना ही वो प्रोस्पेक्टस इशू किया गया हो, अगर वो डायरेक्टर ये प्रूव कर देता है तो उसकी लाइबिलिटीज नहीं बनती। सेकंड बात, प्रोस्पेक्टस इशू विदाउट हिज नॉलेज। अगर वो ये प्रूव कर देता है कि जो प्रोस्पेक्टस इशू किया गया उसकी नॉलेज के बिना किया गया, इसमें उसको कुछ भी नॉलेज नहीं थी उस प्रोस्पेक्टस को इशू को लेकर, तो डेट द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट। तो यहाँ भी ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जो
वो प्रोस्पेक्टस होता है वो उसकी नॉलेज और कंसेंट्स के बिना ही इशू किया गया था, एंड दैट ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ इट्स इशू ही forthwith gave a reasonable public notice। तो जब उसको पता लगा उस प्रोस्पेक्टस के इशू के बारे में, तो उसने रीजनेबल पब्लिक नोटिस भी दिया था कि डेट वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज। तो जब उसको इस बात के बारे में पता लगा कि वो प्रोस्पेक्टस उसकी नॉलेज के बिना ही इशू किया गया है, उसकी कंसेंट नहीं थी उस प्रोस्पेक्टस के बारे में, तो वो उसको एक पब्लिक नोटिस, जब उसको जब पता लगता है तो उसको वो पब्लिक नोटिस देना होता है रीजनेबल, जिसमें ये होता है कि वो प्रोस्पेक्टस उसकी नॉलेज के बिना ही इशू किया गया है। तो यहाँ नेक्स्ट आते हैं लाइबिलिटी ऑन डिफ्रॉड। डिफ्रॉड मीन होता है धोखा। तो वेयर इट इज प्रूव दैट प्रोस्पेक्टस हैज बीन इशू, तो यहाँ जब प्रूव किया जाता है कि जो प्रोस्पेक्टस इशू किया गया वो सामने वाले पर्सन को धोखा देने से मोटिव से ही इशू किया गया है। और फॉर डिफ्रॉडेंट पर्पस एवरी पर्सन, जो भी सबसेक्शन 1 के अंदर जो भी पर्सन रेफर किए गए हैं वो पर्सन पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे उस लाइबिलिटीज के लिए जो कि एप्लीकेंट को डिफ्रॉड के मोटिव से ही वो इशू, इंटेंशन से ही वो इशू किया गया था। तो सबसेक्शन 1 में जो भी पर्सन रेफर होंगे वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे उस लाइबिलिटी के लिए जो कि किसी भी लिमिटेशंस के बिना होगी, मतलब उस लाइबिलिटी की कोई लिमिटेशन नहीं होगी। और जो फॉर ऑल और एनी ऑफ लॉस डैमेज डेट, जो भी सामने वाले पर्सन को डैमेज हुआ होगा जिसने उस गलत स्टेटमेंट के बेस पर उस कंपनी के प्रोस्पेक्टस लिए होंगे, उस कंपनी की सिक्योरिटीज ली होंगी उस गलत स्टेटमेंट के बेस पर, तो उसके लिए जो सबसेक्शन 1 के अंदर जो रेफर किए गए हैं वो विदाउट लिमिटेशन उनकी लाइबिलिटी अराइज होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं डिफाइन ए प्रोस्पेक्टस। डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनी फॉर मिस स्टेटमेंट इन ए प्रोस्पेक्टस। ये जो डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनी है जो मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जो डिफाइन ए प्रोस्पेक्टस, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन कंबाइन करके डाल दिया है। तो ये प्रोस्पेक्टस मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो प्रोस्पेक्टस होते हैं जो एक इन्विटेशन होता है जो कि लार्ज पब्लिक को होता है कि वो किसी कंपनी के शेयर्स को, कंपनी के शेयर्स में, कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करे। जो पब्लिक को इन्विटेशन होता है किसी पर्टिकुलर शेयर्स और डिवेंचर्स को सब्सक्राइब करने को लेकर। तो जब प्रोस्पेक्टस एक पब्लिक कंपनी इशू करती है, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट आता है गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो इसका मीनिंग क्या होता है गोल्डन रूल का? तो जो गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस मीनिंग होता है कि जस्ट प्रोस्पेक्टस के जरिए जनरल पब्लिक को जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो प्रोस्पेक्टस के जरिए जनरल पब्लिक को जो भी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट की जाती है वो ट्रू होनी चाहिए, एक्यूरेट एंड फेयर एंड बेनिफिट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के लिए ट्रू, एक्यूरेट एंड फेयर होनी चाहिए। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन के बेस पर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो भी क्वेश्चंस नोट किए हैं जैसे व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो जस्ट 2 कंसेप्ट रहते हैं अभी, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्ट एंड शेल्फ प्रोस्पेक्ट, इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं? एब्रिज्ड प्रोस्पेक्ट एक समरी होती है प्रोस्पेक्टस की, जिसकी जो प्रोस्पेक्टस में जो फीचर्स होते हैं वो सभी इस प्रोस्पेक्टस में होते हैं। ये जो ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस होते हैं जो कि बहुत लार्ज होते हैं, जो कि एक कंपनी फिल करती है SEBI के पास, वो बहुत ही लार्ज होता है। तो इससे द एवरेज प्रोस्पेक्टस, जो भी प्रोस्पेक्टस होता है वो सेम प्रोस्पेक्टस होता है, बट उस प्रोस्पेक्टस की समरी होती है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस में। रीडिंग द इंटायर प्रोस्पेक्ट, जो कि जो सारा प्रोस्पेक्टस होता है जो कि SEBI के पास फिल किया जाता है वो बहुत लार्ज होता है, तो इसलिए उसको इन्वेस्टर्स के जरिए उसको पढ़ना बहुत ज्यादा लार्ज टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसलिए एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है विच गिव्स देम द बेसिक आइडिया अबाउट द कंपनी, जो कि एक इन्वेस्टर्स को कंपनी के बारे में एक बेसिक आइडिया देती है। ये एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस कंटेन ऑल द इम्पोर्टेंट एंड मेटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। जो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस होता है इसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है। नो कंपनी विल इशू द शेयर्स, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स इशू नहीं करती विदाउट द एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, उसके साथ
अगर कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो उसके साथ वो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस अटैच करती है, जिससे इन्वेस्टर्स कैन टेक ए वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन, जिससे एक इन्वेस्टर्स होता है वो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो आपको समझा गया को। तो नेक्स्ट आते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस वो होते हैं जो सेबी के द्वारा स्पेसिफाइड कंपनियों द्वारा इशू किया जाता है। ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है। इसकी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम रिचार्ज करवाते हैं, जैसे 1 मंथ का रिचार्ज करवाया तो उस 1 मंथ के रिचार्ज में हमें पूरे जस्ट 28 दिन के लिए पूरा मिलता है। तो हमारे जो 28 दिन का रिचार्ज होता है उसमें हम कॉल भी कर सकते हैं, उस जो नेट होता है उसको यूज भी कर सकते हैं। तो इसी तरह जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है इसमें एक वैलिडिटी होती है जो 1 ईयर पीरियड की वैलिडिटी होती है। इसमें जो शेयर्स इशू किए जा वो अपने 1 ईयर के पीरियड में जितनी बार चाहे अपने प्रोस्पेक्टस जनरल पब्लिक को इन्वाइट कर सकती है अपने शेयर्स को तो जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस होते हैं इसकी वैलिडिटी 1 ईयर होते हैं। जो स्टार्ट होता है कि जो फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज के लिए से स्टार्ट होता है, जो कि इसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक होती है। तो जस्ट शेल्फ प्रोस्पेक्टस को की नीड क्यों हुई? शेल्फ प्रोस्पेक्टस जब एक कंपनी होती है उसको अपने बार बार अपने शेयर्स इशू करने होते हैं पब्लिक को इनवाइट करने के लिए। तो इस तरह से उसको बार बार सेबी एंड आरओसी से अप्रूवल लेना होता है। तो जितनी बार उसको अपने शेयर्स इशू करने होते हैं उसकी उतनी बार उसको स्टॉक एक्सचेंज एंड आरओसी से अप्रूवल लेना होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस में इसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक होती है, जिसमें 1 ईयर के पीरियड में वो कंपनी अपने जितनी बार चाहे उतनी बार जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर्स को इशू करने के लिए। तो जब कंपनी इनवाइट करती है अपने शेयर्स को इशू करने के लिए लार्ज पब्लिक, तो उसके लिए शेल्फ प्रोस्पेक्टस की यूज किया जाता है। तो जैसे कि आप समझ गए होंगे कि इसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है। तो जस्ट अगर कंपनी एक बार शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है तो उसमें 1 ईयर के पीरियड में जितनी बार चाहे जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर्स को अपने शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस टाइम में अगर कंपनी में कोई चेंजेस हुआ जिसके बारे में इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन अब किसमें दी जाएगी? तो वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट में वो इन्फॉर्मेशन उस इन्वेस्टर्स को दी जाएगी ताकि किसी भी तरह की मिसस्टेटमेंट उसको किसी भी तरह की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड की जाए। तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट में वो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को दी जाती है अगर उस वैलिडिटी 1 ईयर की वैलिडिटी में कोई भी चेंजेस होते हैं कंपनी में। तो यहाँ मैंने सभी क्वेश्चंस अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।